नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में आपने क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव और उनके विलय के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठा और रामशाह अब्दाली के बीच का संघर्ष है। मराठा शब्द का जिक्र आते ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मराठा जो जाति है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली लड़ाकू जाति है और इसका एक इतिहास भी लंबा रहा है। तो मैं इसका थोड़ा संक्षिप्त में आपको परिचय दूंगी कि मराठों में कौन कौन से थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। मराठों का जो इतिहास है वो 1713 से 20 से हम मानते हैं। बालाजी विश्वनाथ उसका जो मुख्य इतिहास उससे 13 से 20 ये 7वें पेशवा थे। साहू को गद्दी दिलाने में विशेष भूमिका और बाद में साहू को सतारा तथा ताराबाई को कोल्हापुर क्षेत्र दिया गया। शाहू द्वारा सज्जित पद सेराकट का प्रथम अधिकारी बना। सैयद बंधुओं को मुगल शासन के तख्ता परिक्षोभ के विरोध में सहायता की और उसके बदले में एक संधि की जिसके तहत शाहू को शिवाजी का साम्राज्य सौंप दिया जाएगा। मराठों द्वारा जीते गए नए प्रदेशों को शाहू को दे दिए जाएंगे। दक्कन के क्षेत्रों में मराठों को चौथ व सरदशमुखी का अधिकार होगा। चौथ और सरदशमुखी ये दो कर थे मराठों के द्वारा जो लगाए गए थे। चौथ 1/4 भाग और जो सरदशमुखी है वो 1/10 भाग है। कोल्हापुर में शंभूजी सेकंड को शाहू परेशान नहीं करेंगे। मराठा प्रतिवर्ष मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए खराज देंगे। शाहू की माता व उनके रिश्तेदारों को रिहा कर दिया जाएगा। बालाजी विश्वनाथ का कान्हाजी से मधुर संबंध थे उसके साम्राज्य निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक वे नंगे पांव गए थे। विश्वनाथ की सबसे बड़ी कूटनीति ये थी कि उसने ताराबाई के साथ अति महत्वपूर्ण व विश्वसनीय सरदारों को अपनी ओर मिला लिया, जैसे धन्नाजी जाधव, और ताराबाई को उन्होंने अकेला भी कर दिया। धन्नाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंद्रसेन ने ताराबाई का समर्थन किया, किंतु इस सहयोग को भी विश्वनाथ ने प्रभावी नहीं बनने दिया और शाहू की सत्ता बनाए रखी। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 और 40 बाजीराव ने शाहू से कहा है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, हमारा सत्ता अटक से लेकर कटक तक स्थापित हो जाए। बाजीराव ने हिंदू पदपाशाही के सिद्धांत को अपनाया, जिसका आधार ये था कि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध हिंदू शासकों को एकजुट किया जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने बुंदेला, छत्रसाल की सहायता की और मुगलों द्वारा छीने गए उसके प्रदेशों को वापस दिलाया। इसी समय छत्रसाल का मुख्य विरोधी मोहम्मद खां बंगश था। इसी समय मस्तानी बाई नामक युवती से इनका संपर्क हुआ। आपने देखी होगी मूवी बाजीराव मस्तानी, जो इन्हीं के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी, लेकिन इस इतिहास में इसका और कुछ है। निज़ामुल मुल्क ने 1724 के सुकरखेड़ा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुवारिस खां को शिकस्त दी तथा बाजीराव की भी इसमें भूमिका मानी गई। अब हम देखते हैं कि बाजीराव ने निज़ामुल मुल्क से संघर्ष किया और उनसे जो विजित प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। बाजीराव ने बड़ी ही तीव्रता से 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक था, उसको दिल्ली छोड़ना पड़ा। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड आदि पर मराठों की प्रमुख पताका लहराई। संघर्षीय ढांचे की शुरुआत इसी समय हो गई। पूना को पेशवा को दे दिया गया, भोसले को नागपुर, बड़ौदा गायकवाड़ को, और धार पवार को, इंदौर होलकर को, और ग्वालियर जो है वो सिंधिया को दिया गया। शिवाजी के बाद गोरेला सैन्य पद्धति का सर्वश्रेष्ठ जो की
बालाजी जो बाजीराव है उनका समय है 1740 से 1761। नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव 1740-61 नाना साहब के नाम से। इसके समय पेशवा वास्तविक शासक बन गए और छत्रपति नाम मात्र के। 1750 की संगोलन की संधि से ऐसा हुआ जिससे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा गया। इसने अपनी राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित की। इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ और मालवा तथा बुंदेलखंड पर अपने अधिकारों को कायम रखते हुए इन्होंने तंजौर को जीता और अब राजपूतों के शत्रुओं से भी चोट वसूलने लगे। 1752 में हैदराबाद के निजाम को शिकस्त दी और उसे झलकी की संधि करनी पड़ी। पुनः 1757 में उसने निजाम को सिंदखेड़े के युद्ध में हराया। इसने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के दरबार में अपना दूत बहस्कर को भेजा, किंतु उसकी हत्या कर दी गई, जिसके प्रत्युत्तर में राघोबा ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और अलीवर्दी को विवश होकर उड़ीसा मराठा को देना पड़ा। हिंदू पद पातशाही के सिद्धांत से विचलन और हिंदू राज्यों से भी चोट वसूली की। तो ये देखा आपने कि बालाजी बाजीराव जिनका एक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है, इनके समय मराठों का साम्राज्य अति विस्तृत हुआ। इन्होंने बंगाल, उड़ीसा इनको भी अपने अधीन ले लिया था। और जब मराठा शक्ति का इतना उद्भव था, इतना लोगों में भय था इनके आतंक से, और ये एक लड़ाकू जाति मानी जाती है, लेकिन उतनी ही वीर, बहादुर और मेहनती भी है, क्योंकि इनका जो रहन सहन है, जीवन यापन है, वो पहाड़ियों पर है। नहीं की जा सकती और इन्होंने कई मुग़ल बादशाहों को शिकस्त भी दी है। कई यहाँ पर ये जब राजस्थान की बात हम करें तो राजस्थान में भी इन्होंने काफ़ी आतंक मचाया था। कईयों ने, राजपूत राजाओं ने इनसे संधियाँ भी कर ली थी। अब एक इतिहास में एक नए जो युद्ध का आप देख रहे हैं, जो पानीपत का इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। आप प्रथम और द्वितीय युद्ध जो हैं वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। आप सेकेंड ईयर में पढ़ा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि प्रथम जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ और द्वितीय युद्ध है वो किसके बीच में हुआ। हम पढ़ते हैं, मैं पिछला आपको बस इतना याद दिला दूं कि इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं। उन दोनों को आपका होमवर्क है, आप उसको याद करेंगे कि किन किन के बीच में हुआ, किसके समय हुआ। थोड़ा सा इसको रिवीजन में ले लेना। पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 का जो समय है, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, क्योंकि ये अब्दाली है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और साम्राज्य का विस्तार तभी कर सके जब वो मराठों को पराजित कर दे। इस समय मराठा जो शक्ति थी वो उद्भव उसके कोष में थी, दोनों ही में साम्राज्य की लालसा थी, तो दोनों के बीच युद्ध होना संभव था। और अब्दाली का ये 5वां आक्रमण था। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि बनाया था, किंतु मराठों ने उसे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अहमद शाह अब्दाली इससे असंतुष्ट हो गया। एक मुख्य कारण तो ये था। फिर दूसरा, साम्राज्य विस्तार की काल है इसका 14 जनवरी 1761 को ये शुरू हुआ, जिसमें मराठों की ओर से नाम मात्र का सेनापति तो विश्वास राव था, किंतु वास्तविक सेनापति था वो सदाशिव भाऊ था। आप नाम याद करेंगे। मराठों की ओर से नाम मात्र सेनापति कौन है? विश्वास राव था, किंतु वास्तविक सेनापति कौन है? सदाशिव राव भाऊ। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो है युद्ध का समय, कौन सा तृतीय युद्ध का समय 14 जनवरी 1761, और जो नाममात्र का सेनापति कौन है? विश्वास राव है, और वास्तविक सेनापति कौन है? सदाशिव राव भाऊ था। मराठों की सेना की तोप टुकड़ी की प्रमुख इब्राहिम गारदी था। इस युद्ध में मराठों को शिकस्त मिली और बड़ी संख्या में मराठा शहीद भी हुए। हार का कारण सदाशिव राव का व्यवहार, जिससे मल्हार राव होलकर जैसा अनुभवी सरदार भी असंतुष्ट था।
पारंपरिक युद्ध पद्धति को छोड़कर गुरिल्ला आमने सामने का संघर्ष, तोपों का भारी होना और स्त्रियों को अभियान में साथ ले जाना, ये इनके मुख्य कारण हार के थे। अब्दाली को भारतीय शासकों की मदद मिली, किंतु मराठाओं को सूरजमल की प्रारंभिक मदद के बाद तटस्थ हो जाना और अन्य किसी भी तरह की मदद न मिला। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली प्लस सुजाउद्दौला, नजीबुर्रौला, हाफिज रहमत खां, दूधी खां और सादुल्ला खां, ये युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इस युद्ध में मराठों को अकेला कर दिया गया था और अहमद शाह अब्दाली का बहुत से शासकों ने साथ दिया था, जिसके कारण ये युद्ध मराठों के पक्ष में ना होकर अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इससे यह निर्णय नहीं किया कि कौन भारत पर शासन करेगा, किंतु यह निश्चित कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। आप इस लाइन को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि कौन भारत पर शासन करेगा, किंतु यह निश्चित कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। 1761 में ही इस युद्ध के बाद ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध ने मराठों को तो कमजोर ही किया, साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का अप्रत्यक्ष मार्ग खोल दिया। सिडनी ओवन का कथन है, मराठा दैत्य मरा तो नहीं, मराठा दैत्य मरा तो नहीं, लेकिन कुछ सालों के लिए सो गया। इस युद्ध के बारे में ये भी कहा जाता है कि मराठों का जो सूरज है वो ढल गया, उगते से ही ढल गया। तो कहने का मतलब है इस युद्ध से मराठों को काफ़ी पराजय का मुंह देखना पड़ा। उनकी जो साम्राज्यवादी नीति है उसको ठेस पहुंची और यहाँ पर जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो यहाँ पर कम हो गई। अब हम देखते हैं कि इसी कड़ी में आगे कि पानीपत के युद्ध के बाद सवाई माधवराव 1761-72 में मराठा शक्ति को पुनः जीवित किया, हैदराबाद के निजाम को चोट देने पर विवश किया और हैदर अली को 2 बार शिकस्त दी। राजपूत, जाट, रोहेला सरदारों पर पुनः सर्वोच्चता स्थापित की और बुंदेलखंड व मालवा को अपने अधीन कर लिया। मुगल सम्राट जो 1771 से अंग्रेजों के अधीनस्थ बन गया था, उसे पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। ने इसकी मृत्यु पर कहा, इसकी आकस्मिक मृत्यु पानीपत तृतीय युद्ध के परिणाम से मराठों के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। इसकी आकस्मिक मृत्यु पानीपत तृतीय के परिणाम से मराठों के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नारायण राव शासक बनता है। नारायण राव का शासक है वो 1772 से 73 का जो समय है वो है। गद्दी के लिए रघुनाथ राव की स्वार्थपरकता का यहाँ पे आरंभ हो गया। जब मुख्य सरदार यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं तो आंतरिक कलह हो जाता है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। नारायण राव की संबद्ध विष देकर हत्या की गई। माधवराव नारायण राव द्वितीय 1773-95 नाना फडणवीस के नेतृत्व में रघुनाथ राव के चयन का विरोध इन्होंने किया। नए पेशवा के संरक्षण के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया, जिसमें महादेवी सिंधिया व फडणवीस प्रमुख थे। पेशवा के लगभग सारे निर्णय परिषद की अनुमति से ही किए जाते थे। ऐसे में राघोबा अंग्रेजों से सहायता मांगने पहुंचा। यही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अब देखिए, आंतरिक कलह के कारण जो पेशवा गद्दी पर बैठा था उसके सेनापति ने विरोध कर दिया और जो रघुनाथ राव जो उसका चचेरा भाई था उसने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के साथ वो मिल गया। हम शुरू से देखते आए हैं कि हम हारे क्यों हैं, हमारे अपनों ने ही हमारा साथ नहीं दिया, यही हमारी पराजय का प्रमुख कारण था। हर युद्ध में हुआ है। अगर आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है उसमें भी आप ये देखते हैं कि आंतरिक कलह के कारण जब मुगल काल का समय आपने देखा कि जब
बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत पे आइए और आपका समय अनुकूल है। कहने का मतलब यह है कि हमारे ही अपनों ने हमें डुबोया। सूरत की संधि के तहत राघोबा ने पेशवा के पद के बदले में नजराना तथा सालसोट बैसिन व थाने देने का वचन किया। जब अंग्रेजी सेना पूना की ओर बढ़ रही तभी कलकत्ता की परिषद ने इस युद्ध को अवैध करा दिया। पुरंदर की संधि ये निश्चित किया गया कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, परंतु सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहा। इस संधि पर अमल करने से पहले ही बम्बई परिषद की सेना पूना की ओर बढ़ गई और बड़गांव नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पुरंदर की संधि है 1776 जो मैंने जिक्र किया है। वो संधि इसलिए की गई ताकि कंपनी है वो राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन वो जो क्षेत्र देने का वचन दिया था राघोबा ने वो कायम रहेगा। तो अंग्रेज़ों की पराजय हुई। फिर बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव की संधि 1779 इसमें ये तय हुआ कि 1773 के बाद अंग्रेज़ों द्वारा जीते गए सभी मराठा क्षेत्र उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ये अपमानजनक संधि थी, अतः युद्ध पूर्ण पाबंदी नहीं, बाहरी क्षेत्रों से संघर्ष जारी रहेगा। बड़गांव की संधि भी इसी में आती है। फिर हम देखते हैं कि सालबाई की संधि 1782 इसमें जो है वो नाना फडणवीस के हस्ताक्षर है। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में यह संधि संपन्न हुई। सालसेट व एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिए गए। कंपनी द्वारा पेशवा को मान्यता और पेशवा द्वारा राघोबा को पेंशन। इस संधि की फडणवीस को मराठा का मैकियावेली यानी चाणक्य भी कहा गया है। देखिए एक बहुत बड़ी उपाधि है कि जो नाना फडणवीस थे उनको मराठाओं का चाणक्य तक कहा गया है। मराठा संघ जो बाजीराव प्रथम के समय अस्तित्व में आने लगा था, अब उन्होंने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। 12 भाई परिषद के अति नियंत्रण से दुखी होकर पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या भी कर ली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मराठा शक्ति जिसका उद्भव, जिसका गठन, जिसका अस्तित्व शिवाजी के समय आया था, वो अब आंतरिक कलह के कारण थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। आपने देखा पानीपत का तृतीय युद्ध, बच्चों इसके बहुत सारी पहले हम मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि पानीपत का तृतीय युद्ध। आपको आज मैंने केवल इसका परिचय दिया है कि मराठा कैसे थे, मराठों का इतिहास कैसा रहा, और पानीपत के तृतीय युद्ध का थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध वो इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं। 2 युद्ध आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ लिया है। तृतीय युद्ध है वो आपके इस वर्ष है। इसमें MS शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ है और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई है। पराजय का कारण स्त्रियों को साथ ले जाना, आंतरिक कलह, भारी तोपों का नहीं होना, ये था। इस पराजय के बाद कौन गद्दी पर बैठा, किसके कारण आंतरिक कलह हुए, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगली बार हम जब नेक्स्ट वीडियो में हैं तो मैं उसमें आपको एक डायग्राम से बताऊंगी कि पानीपत का तृतीय युद्ध के क्या कारण थे, क्या घटनाक्रम थी और क्या परिणाम निकले इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्न बनते हैं उनको एक एक नंबर के उसमें नोट करते रहें ताकि आपके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।